गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज गुडविल कैलकुलेट करने के एक नए मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जैसे कि आपने पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड डिस्कस किया हमने आपके साथ, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट ने देखा कि उसमें एवरेज प्रॉफिट का यूज हुआ था। फिर उसके बाद आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो हमने देखा कि उसमें वेटेड एवरेज का यूज हुआ था। तो कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट के माइंड में पहले ही आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट मेथड में कहीं ना कहीं सुपर प्रॉफिट का यूज होता होगा। तो हाँ, आप सही है कि यहां पर सुपर प्रॉफिट का यूज होगा गुडविल कैलकुलेट करने में। लेकिन बात आती है सुपर प्रॉफिट क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट का पता करने से पहले, सुपर प्रॉफिट के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। अब जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट, जो आम लैंग्वेज में बोल देते हैं कि इतना प्रॉफिट तो होता ही है, कि ये तो नॉर्मल सी बात है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कहूं कि जैसे आपने कई लोगों के मुंह से ये सुना भी होगा कि कुछ लोग कहते हुए हम सुनते हैं कि जैसे कोई कहता है कि फर्नीचर के बिजनेस में तो सिर्फ 10% ही बचता है। तो जब वो इस तरह की बात कर रहा होगा, जैसे फर्नीचर के केस में उसने कह दिया या किसी ने ये कह दिया कि यहाँ पर अगर हम मोटर्स का बिजनेस, सबमर्सिबल मोटर का बिजनेस स्टार्ट करें तो हमें 30% बच जाता है, नॉर्मल है कि 30% बच जाता है। इसी तरह कोई और बिजनेस हुआ कि मोटर के अलावा कि पाइप जो होता है या मार्बल्स होते हैं, इनके बिजनेस में 40% बच जाता है। तो ये जो 40%, 10%, 30% की बात चली, तो ये है क्या? ये एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है जो मिलता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मीन्स कि अगर आप जितनी भी कैपिटल लगाओगे उसका इतने परसेंट तो आपको बचता ही है इस तरह के बिजनेस में। अब जैसे मानकर चलो मैं फर्नीचर के बिजनेस की बात कर रहा हूं, तो किसी ने कहा कि इस तरह के बिजनेस में 15% तो नॉर्मल है कि बच जाता है। तो इट मीन्स कि अगर आप 1 लाख कैपिटल वहां इन्वेस्ट कर रहे हो तो इट मीन्स 15% अगर बच जाता है, तो यहां मीनिंग क्या निकलता है उसका कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 15,000 बच जाएंगे। ये एक नॉर्मल सी रेट है कि इतना तो बचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन इतना ही बचा रही होती हैं, कि हो सकता है कि वही 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन 15,000 की बजाय 20,000 अर्न करनी हो, कोई 18,000 अर्न कर रही हो, तो ये और कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है कि वो 15,000 ही अर्न कर रही हो। तो यहां पर ये फ्लक्चुएशंस इसमें आती रहती हैं। तो उन्हीं से रिलेटेड ये जो है हमारा ये टॉपिक है। तो यहां क्या है, अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट वही है जिसकी हम अभी भी बात कर रहे थे कि एक सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस जो है वो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न करती है कैपिटल एम्प्लॉयड का, कि जो भी वो कैपिटल इन्वेस्ट करती हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज क्या है वो एज ए प्रॉफिट अर्न करती हैं। जैसे मैंने अभी भी कहा था कि फर्नीचर के बिजनेस में अगर हम बात कहें कि कोई कहता है कि नॉर्मल है कि 10% तो रिटर्न मिलता ही है, तो वहां पर 10% का मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 10% मीन्स 10,000 बच जाते हैं एज ए प्रॉफिट। 2 लाख इन्वेस्ट करते हो तो 20,000 इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट या अर्निंग हमें हो जाती है। अब बात आती है कि चलो नॉर्मल प्रॉफिट तो हमें पता लग गया कि क्या होता है। अब बात आती है कि सुपर प्रॉफिट क्या है। अब जैसे मैं वही एग्जांपल यूज कर रहा हूं कि फर्नीचर के केस में किसी ने कहा था कि नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है इसमें वो 10% है। तो आपने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और आपको जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो था 15,000। ध्यान से सुनिए, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%। आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो की 1 लाख, तो इसी हिसाब से तो आपको कितना रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट आपको कितना होना चाहिए था, 10,000 होना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि आपको जो प्रॉफिट हुआ वो 12,000 हुआ, होना चाहिए था 10,000 और एक्चुअल में हो गया 12,000। तो मीन्स आपने 2,000 रुपए नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा अर्न किए। तो यहां क्या है, वो जो 2,000 अमाउंट है वो आपके लिए सुपर प्रॉफिट होगी। एक बार दोबारा से देखिए, यहां पर आपको कहा गया कि नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल जो रेट ऑफ रिटर्न है वो है 10%। अब यहां जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट की थी वो थी 1 लाख।
जो अमाउंट थी कैपिटल एम्प्लॉयड की वो थी 1 लाख। अब इस हिसाब से तो देखा जाए कि 10% नॉर्मल रेट है। 1 लाख आपने यहां आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है तो इट मीन्स आपको 10,000 बचने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, बच रहे हैं आपको 12,000, मीन्स आपकी अर्निंग हो रही है 12,000। तो यहां के हिसाब से देखा जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट बनता है कि 10,000 होना चाहिए, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने 12,000 अर्न किए, तो इट मीन्स यहाँ जो 2,000 एक्स्ट्रा अर्न किए वो होगा हमारे पास सुपर प्रॉफिट। तो ये जो है 2,000 ये सुपर प्रॉफिट है। तो इसको हम वर्डिंग में कहें तो क्या कहेंगे कि एक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल प्रॉफिट, कि ये जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है ये कितना एक्सेस है ओवर नॉर्मल प्रॉफिट, कि हमने जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है या एवरेज प्रॉफिट है हमारा, कि हाउ मच इट इज एक्सेस ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां हम इस तरह से सुपर प्रॉफिट की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब बात आती है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमारे जो मेन पॉइंट थे कि सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट की जब हम बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट का पता होना चाहिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी हमने कैलकुलेट कर लिया, सुपर प्रॉफिट भी कि कैसे कैलकुलेट किया करते हैं ये हमने थोड़ा थ्योरी के बारे में स्टडी कर लिया। तो हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं कि न्यूमेरिकल में किस तरह की बातें हमसे कही जाएंगी और हमने किस तरह से उनको करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैसे निकाला था। जैसे ऊपर क्वेश्चन में आया था कि 1 लाख हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। जैसे यहां वो था 1 लाख, ये था 10%, इसलिए हमने 10/100 कर दिया था। तो ये वही सेम है, लेकिन यहां आपके लिए एक पॉइंट रहेगा कि क्वेश्चन में कई बार आता है कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड लिखा हुआ और कई बार आपके पास आ सकता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि हमेशा मैक्सिमम केसेस में अगर आपके पास ये सिचुएशन आए तो आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेकर चलनी है, क्योंकि हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं कि कितना प्रॉफिट बचता है इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहां पर एक एवरेज लेकर चला करते हैं, मीन्स यहां हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करेंगे। वो बात अलग है कि अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं गिवन है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड से काम चला लेंगे, लेकिन मैक्सिमम आपने ट्राई करना है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का ही यूज करना है। तो चलिए अब हम दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है। तो हमने एक चीज देखी, कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या। नॉर्मल सी लैंग्वेज में अगर हम कहें कि बिजनेस के अंदर हमने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारी, मीन्स कितना पैसा हमने लगा रखा है। अब जो बिजनेस में हमने पैसा लगा रखा होता है या तो हमारे वो खुद के पैसे होते हैं या हमने वो किसी से लोन लेके तब लगा रखा होता है, या तो हमारा खुद का पैसा या किसी से हमने वो पैसा लेकर हमारे बिजनेस में लगा रखा होता है। तो यहां कैपिटल इन्वेस्ट वर्ड आप एक याद रखिए कि नेट असेट्स हमारी कितनी है। तो यहां अगर हम बात करें तो यहां हमारे पास दो मेथड है। आपने बैलेंस शीट तो देखी है कि एक साइड में लायबिलिटी होती है, एक साइड में असेट्स होती है। नॉर्मल से अगर हम मेन चीज की बात कहूं तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है और करंट लायबिलिटी होती है। और असेट साइड में हमारी फिक्स्ड असेट्स भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है और करंट असेट्स भी होती है। तो यहां आपने एक चीज ध्यान रखनी है, अगर तो आपको लायबिलिटी साइड का यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है तो जो पैसा मैंने खुद का लगा रखा है, जो पैसा मैंने बाहर से लेकर लगा रखा है, उन दोनों को मिला दूंगा तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। मींस कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। एक तो ये मेथड है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। और अगर आपने निकालनी है असेट साइड का यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये जितने भी करंट असेट्स हैं और जितने फिक्स्ड असेट्स, मींस इस टोटल असेट्स में से अगर मैं ये करंट असेट्स यहां से लेस कर दूं, इस सारे में से ये लेस कर दूं, तो मेरे पास ये दोनों चीजें ही बच जाएंगी। मींस मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो क्लियर हो गया होगा कि ये टोटल असेट्स, क्योंकि इसका और इसका सम इक्वल होता है, चाहे मैं इसका सम करूं चाहे इस साइड का सम करूं, तो बात एक ही है। तो अगर मैं इस साइड के टोटल में से ये अमाउंट अलग कर दूं तो मेरे पास यही दो बचेंगी
और वही मैंने ये किया, बस मैंने इस साइड का टोटल इसका यूज करके निकाल लिया। मीन्स टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी मेरे पास आ जाएगी कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू। तो यहां पर एक मेथड है टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन आपने एक चीज यहां ध्यान रखनी है, वैसे बहुत कम यूज होगी आपके पास ये, लेकिन फिर भी ध्यान रखो कि कभी भी वाइवा में आपका काम आएगी ये, कि जब प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, कि जब भी हम टोटल असेट्स ले रहे होंगे तो आपने ध्यान रखना है इस टोटल असेट्स में फिक्स्ड असेट्स आपने सभी लेनी है, करंट असेट्स आपने सभी लेनी है, लेकिन ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट के केस में, सॉरी यहां भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट आपने सिर्फ वो लेनी है जो विच इज मेड इन बिजनेस, जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट की हो। इन्वेस्टमेंट कौन सी लेनी है कि दोज इन्वेस्टमेंट विच आर मेड इन बिजनेस। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं सिर्फ रेवेन्यू अर्न करने के लिए, हमने वो नहीं लेनी। मीन्स दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जो बिजनेस को ग्रो करने के लिए करते हैं हम, और एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ हम रेवेन्यू पर्पस के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट, और ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए करते हैं, कि बढ़ाने के लिए अपने बिजनेस को। तो यहां जो आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो लेनी है आपने जी, मीन्स ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को आप इस केस में इंक्लूड नहीं करोगे। तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल असेट्स में आपने क्या करना है, इन्वेस्टमेंट वो लेनी है जो आपने अपने बिजनेस में की है। किसी और के बिजनेस में पैसा लगाया है अगर सिर्फ रेवेन्यू अर्न करने के लिए, तो वो इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लेनी। आपने वो इन्वेस्टमेंट लेनी है जो आपने खुद के बिजनेस में लगाई है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जिसको हम ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स को आप इंक्लूड करोगे, लेकिन ध्यान रखना है आपने इस दौरान जो फिक्स्ड टीसीएस असेट्स हमारे पास आएंगे, मींस जब ये टोटल असेट्स की आप बात करोगे, टोटल असेट्स में यहां से या शॉर्ट में कहूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपने नहीं लेनी, और ना ही आपने कोई फिक्टिशियस असेट्स लेनी। फिक्टिशियस असेट्स में हमारे पास गुडविल होती है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये भी आपने नहीं लेना अगर आप असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन कर रहे हो। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी असेट साइड का यूज कर रहे हो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी, सिर्फ ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेनी है। और फिक्टिशियस असेट्स जैसे आपके ट्रेडमार्क हुए, आपके पेटेंट हुए या गुडविल हुई, आपने उसको इग्नोर कर देना है, वो टोटल असेट्स में काउंट नहीं करनी है। करंट लायबिलिटी का तो आपको पता ही है कि क्या होती है, तो मीन्स आपने इस चीज का यहां पर ध्यान रखना है। ये तो था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन अगर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो अगर हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसके हमारे पास दो मेथड रहेंगे। एक मेथड जैसे एवरेज है, एवरेज हम कैसे निकालते हैं, और दूसरी बात इस मेथड का यूज हम किस केस में किया करते हैं, हम उस केस में किया करते हैं जब हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो टाइम टू टाइम अगर उसमें बार बार चेंजेस आ रहे हैं तो हम चेंजेस के केस में एवरेज का यूज कर लिया करते हैं। और वो एवरेज कैसे निकलती है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस में कर देते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसकी एवरेज करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इससे हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। और दूसरा मेथड ये है हमारे पास कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारे पास, उसमें से जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसका हाफ लेस कर देते हैं, इससे हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। तो वैसे ही इस तरह के क्वेश्चन आपके पास +2 लेवल पे नहीं आएंगे, कि इस तरह के क्वेश्चन आपके पास नहीं आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन आने के भी बहुत कम चांसेस है। मींस आपके पास हो सकता है कि डायरेक्ट गिवन हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा आपके पास ये मेथड हो सकता है कि असेट साइड से कैसे कैलकुलेट करते हैं और लायबिलिटी साइड से कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगी, ये मेथड आपको यूज करने नहीं आएंगे उसमें, कि आपको ये नहीं कहा होगा कि ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, या आपको ये नहीं कहा होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैं सिर्फ आपको वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर कोई आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम या तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अगर आपके पास दोनों सिचुएशन है तो हमेशा आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को। एवरेज ऐसे ऐसे करके हम कैलकुलेट करते हैं इन दो मेथड से,
लेकिन आपके पास कैलकुलेशन नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट गिवन हो सकता है। रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ सकती है कि असेट साइड का यूज करके कैलकुलेट करनी पड़ सकती है आपको क्वेश्चन के हिसाब से, या लायबिलिटी साइड का यूज करके कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो ये मैंने आपको दोनों ही बता दिए, लेकिन आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को। अगर नहीं कैलकुलेट हो सकती, वो वहां से क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो उस केस में आप कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज करोगे। तो यहां अब हमारे पास, तो चलो ये तो थ्योरी हुई एक तरह से। अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे कैलकुलेट किया करते हैं। तो देखिए जैसे कि एक फर्म है, फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट अर्न किया 70,000, लेकिन इस 70,000 में 20,000 एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड था। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जितने भी मेथड है, आपने उनमें जो प्रॉफिट है वो लेकर चलना है जो उसका नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की वजह से हुआ हो। तो यहां इसने कहा था कि ड्यूरिंग द ईयर 70,000 प्रॉफिट अर्न किया उसने, लेकिन उसमें 20,000 एबनॉर्मल गेन था। तो इसका मतलब जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट है वो कितना है, 50,000 है, जो एक्चुअल प्रॉफिट है। तो अब हमने दूसरी तरफ देखी, यहां क्वेश्चन में कहा गया कि पार्टनर्स जो कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3,50,000 और रिजर्व शो हो रहे थे 50,000 के। मींस अगर हम ये बात कहें कि क्वेश्चन में ना तो नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है, ना ही करंट लायबिलिटी दे रखी है, एक तरह से कैपिटल के बारे में ही बोल रखा है। तो कैपिटल के बारे में बोल रखा है, तो इट मींस क्योंकि आपके पास, चलो अभी तो पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन अगर हम कंपनी के केस में बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड में कैपिटल भी आती है और साथ के साथ आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस भी। तो एक तरह से क्योंकि ये उनके प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, तो मींस हम इन दो को ही हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड मानकर चलेंगे। तो जैसे ये तो पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में हम कैसे अपनी एक तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी कैपिटल रही, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस में होता है हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। तो यहां पर नॉन करंट लायबिलिटी तो गिवन नहीं है, तो हम इसी के बेस पर ही अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। मींस कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ 3,50,000 प्लस 50,000, ये हमारा 4 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, कि इस तरह के बिजनेस में 10% बचता है। तो आपने भी यही किया, आपने चेक किया कि आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी 4 लाख का आपने 10% किया, तो मींस इस तरह के बिजनेस में बचना चाहिए था 40,000। लेकिन एक्चुअल में आपको कितना बच रहा था, यहां पर एक्चुअल में आपको तो 50,000 बच रहे थे। तो इट मीन्स बचने चाहिए थे यहाँ 40,000, लेकिन आपको बच रहे हैं 50,000। इट मीन्स आपको सुपर प्रॉफिट कितना हुआ है आपकी फर्म में, वो हुआ है 10,000 का। ये आपका यहां से सुपर प्रॉफिट आ गया। तो माइंड में सिर्फ एक चीज बिठा के रखिए आप अपने, कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा बचता है उसको कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। आप देखो आपको कितना बचा है, आपको ज्यादा बच रहा है, इसका मतलब जो आपको एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट जो आपको बची है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात है। किसी दुकान, एक नॉर्मल दुकान वाले को एक तरह के भी, यानी कि दो हैं दुकान वाले, नॉर्मल जो उस तरह की दुकानों में बचता है वो 10,000 बचता है, लेकिन एक दुकानदार 10,000 की बजाय 12,000 रुपए अर्निंग कर रहा है, तो इसका मतलब उसको जो 2,000 एक्स्ट्रा बच रहे हैं वो उसका सुपर प्रॉफिट है। सेम यहाँ इस तरह के बिजनेस में 40,000 बचते थे, लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बच रहे हैं 50,000। इट मीन्स 10,000 यहाँ है हमारा सुपर प्रॉफिट। बाकी आपका वही है जैसे आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया है कि सुपर प्रॉफिट से अगर गुडविल निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारे इस क्वेश्चन में क्या था एग्जांपल में कि गुडविल जो कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां भी हमने वही किया, हमारे आगे थे सुपर प्रॉफिट आ गया था 10,000, मल्टीप्लाई किया हमने नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो हमारे पास यहां पर आ गई गुडविल जो कि 30,000 है। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। आपने मैक्सिमम एफर्ट करने हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता आप दोबारा एफर्ट कीजिए, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके इसके बारे में पूछ सकते हो। थैंक यू।